मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। वैसे पाकिस्तान जब से बना है तभी से ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर ये जो आजकल वाला नाजुक दौर था ये कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था और आम पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हैं कि साला ये नाजुक दौर कब खत्म होगा और ये नाजुक दौर सिर्फ आम आवाम के लिए क्यों है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है और इस नाजुक दौर से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको इन सॉल्यूशंस के बारे में पता नहीं है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इरफान साहब अपनी वीडियो में सॉल्यूशन बताएं और कब हम मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सारे सॉल्यूशंस उन्हें पता है, मसला ये या तो इनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है या कुछ मखसूस लोगों के मफादात इससे हर्ट होते हैं, इसीलिए ये सॉल्यूशंस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। मगर इस बजट में एक सॉल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो गया है और वो है प्रॉपर्टी टैक्स, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आल्सो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा दी हैं, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर जंप करना हो सो यू कैन डू इट इजीली। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर रहती है और वो पाकिस्तान में ठीक ठाक पैसा भी भेजती है। इनफैक्ट मुल्क चल भी उसी पैसे की वजह से ही रहा है, मगर उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में चला जाता है। मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। क्योंकि रियल एस्टेट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, आप एक प्लॉट लेके छोड़ दो 2 साल बाद उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, इसलिए जिस भी बंदे के पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं वो प्लॉट ले लेता है और यूं रियल एस्टेट की डिमांड आर्टिफिशियली ऊपर जा रही है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके साथ साथ हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ रही है, मगर डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज बन गई है। और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैक्सिमम हाउसिंग सोसाइटीज खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि लोगों ने वहां पर प्लॉट लेके छोड़े हुए हैं। इससे नुकसान ये होता था कि एक तो पाकिस्तान की कीमती एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही थी और दूसरा जो बाहर से रेमिटेंसीज आती थी वो भी किसी प्रोडक्टिव काम में लगने के बजाय रियल एस्टेट में चली जाती थी और रियल एस्टेट से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनती जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकें। और फिर जिस बंदे ने एक्चुअली में घर बनाने के लिए प्लॉट लेना होता था या कोई फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन लेना होती थी तो उसे बहुत महंगी मिलती थी और उसकी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने में निकल जाता था। और इस सब की वजह यह थी कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगाया हुआ था, जो कि अब फाइनली लग गया है। पहला टैक्स है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स बेसिकली पहले भी था मगर अब इसमें इजाफा किया गया है। कैपिटल गेन्स टैक्स बेसिकली आपकी प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्लॉट 20 लाख का लिया और कुछ अरसे बाद उसे 30 लाख का बेच दिया तो जो ऊपर वाला 10 लाख है वो कैपिटल आपने गेन किया और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद कर उसको 1 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो जो आप कैपिटल गेन करेंगे उसका 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल बाद बेचते हैं तो 12.5%, अगर आप 3 साल बाद बेचते हैं तो 10% देना पड़ेगा। ये टैक्स जो है वो 6 साल तक वैलिड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 7 साल बाद बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इस टैक्स का बेसिकली मकसद ये है कि जो प्लॉट्स की बाइंग एंड सेलिंग है उसको डिस्करेज किया जाए। दूसरा टैक्स जो इंक्रीज हुआ है वो है विदहोल्डिंग टैक्स। ये टैक्स पहले भी देना पड़ता था, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1% देना पड़ता था और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% देना पड़ता था। मगर अब अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% देना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा। ये टैक्स उस बंदे को देना पड़ता है जो बेसिकली प्लॉट खरीदता है। तीसरा जो टैक्स लगाया गया है वो है ग्राउंड टैक्स। ग्राउंड टैक्स का सादा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उसकी वैल्यू 25 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को 5% 1 साल के अंदर रेंट में कमाया होगा और वो जो आपने 5% रेंट पे कमाया है उसका 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। मुझे पता है आपको समझ नहीं है, सो मैं मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है तो गवर्नमेंट ये अज्यूम करेगी कि आपने उस प्रॉपर्टी से 1 साल के अंदर 5 लाख रेंट में कमाया और वो जो आपने 5 लाख रेंट में कमाया है उसका 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 1 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो सिंपल ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 1 करोड़ है तो आपको 1 लाख 1 साल के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू 2 करोड़ है तो आपको 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा, 3 करोड़ है तो 3 लाख देना पड़ेगा। सो ये ग्राउंड टैक्स का सिंपल सा मतलब ये है। पाकिस्तान में जो भी बंदा नया नया फाइनेंस मिनिस्टर बनकर आता है वो पाकिस्तानी अवाम को एक ताना जरूर मारता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मगर असल बात यह है कि पाकिस्तानियों की बहुत कम तादाद ऐसी है जो डायरेक्ट टैक्सेस देती है, मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सभी देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बड़ा जुल्म है और उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये टैक्स उन लोगों को भी देना पड़ता है जिन पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है,
मसलन एक बंदा जिसकी इनकम 50,000 से कम है तो टेक्निकली उस पर कोई टैक्स नहीं है, मगर जब वो अपने 50,000 लेकर बाजार में जाएगा और वहां से खरीदो फरोख्त करेगा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में उसे 17% GST देना पड़ेगा, हालांकि उसकी इनकम के लिहाज से उस पर कोई टैक्स नहीं बनता था। इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा मसला यह है कि जिन बेचारों ने डायरेक्ट टैक्स दे दिया है अब उनको दोबारा इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा। मसलन एक बंदा जिसकी इनकम 10 लाख है उसको 20% डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में देना पड़ेगा, मगर जब वो अपने बाकी पैसे लेकर बाजार में जाएगा तो उसको 17% GST फिर देना पड़ेगा और उसका टोटल टैक्स हो गया 37%। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको खत्म करके डायरेक्ट टैक्सेस लगाने चाहिए। अब आपने डायरेक्ट टैक्सेस तो लगा दिए, अब आपने जो सब्सिडी देनी है वो भी डायरेक्ट देनी है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में गरीबों को कम फायदा होता है और अमीरों को ज्यादा होता है, और हालांकि अमीरों को सब्सिडी की जरूरत भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी देती है तो जिस बंदे को सब्सिडी की जरूरत है हो सकता है कि उसके पास बाइक हो और उसकी जो पेट्रोल की कंजप्शन है वो भी 30 लीटर के आसपास होगी। इस तरह उसको बच गया 300 रुपए पर मंथ। मगर जिस बंदे को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसके पास गाड़ी हो और उसकी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो 300 लीटर हो, और इस तरह उसको बच गया 3000 रुपए। जिस बंदे को सब्सिडी की जरूरत है उसके बच रहे हैं महीने के 300 रुपए, और जिसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है उसको बच रहे हैं 3000 रुपए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम का डाटा इकट्ठा करके उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं जिसके बाद हम डिस्कशन जारी रखेंगे। ये चार्ट है बेसिकली एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा इन डॉलर टर्म्स। अगर आप लाइंस को देखें तो जो ये रेड वाली लाइन है ये इंडिया की है। जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा है वो ऐसा बढ़ती जा रही है और बहुत ऊपर निकल गई है। इसी तरह अगर आप ये ग्रीन वाली लाइन देखें तो ये है एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा बांग्लादेश की, और ये भी इंडिया के आसपास ही जाती जा रही है। मगर आप ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये है एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की लाइन बिल्कुल सराते मुस्तकीम पर जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है, मगर पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कोई खातर का इजाफा नहीं हो रहा। दूसरा, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के साथ एक गेम खेल रही हैं, और उस गेम का नाम है बूम एंड बस्ट साइकिल। अगर हम उसको क्रिप्टो की ज़बान में बोलें तो पंप एंड डंप स्कीम। होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि उन्हें 2.5 से 3 साल इस खून से हुकूमत करने दी जाएगी, इसलिए उन्होंने जो भी मुश्किल फैसले करने थे वो पहले 2 सालों में कर लेते हैं, और जैसे ही वो तीसरे साल में दाखिल होते हैं तो इम्पोर्ट्स की खुल्लम खुल्ला इजाज़त दे देते हैं। जब मुल्क में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी तो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के टैक्स का 40% इंपोर्ट से आता है जो कि कस्टम वाले लेते हैं। और जब वो इंपोर्टेड चीज़ें मुल्क में आएंगी तो यहाँ पर कारोबार बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूम मिलेगा, और इस स्कीम से इंस्टेंट ग्रोथ आती है। मगर इसका नुकसान ये है कि इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है और आपके पास जो डॉलर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपका मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है। 2018 में PMLN ने 5.6% की ग्रोथ तो दे दी थी, मगर खजाने में सिर्फ $16 बिलियन रह गए थे। और जैसे ही खान साहब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने आते साथ ही रोना शुरू कर दिया कि खजाना खाली है, और खान साहब ठीक रो रहे थे। इसी तरह 2022 में PTI ने 6% की ग्रोथ तो दे दी, मगर खजाने में सिर्फ $11 बिलियन रह गए। और जैसे ही नई गवर्नमेंट आई तो उसने भी आते साथ रोना शुरू कर दिया कि खजाना खाली है, और ये भी ठीक रो रहे हैं। इन 10 सालों में पाकिस्तान में जो भी ग्रोथ आई है वो अनसस्टेनेबल है। ऐसी ग्रोथ को आप 1 साल से ज़्यादा नहीं खींच सकते। पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में खातर का इजाफा नहीं किया, और एक्सपोर्ट्स में इजाफा किए बगैर मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान में जिस इंडस्ट्री ने बिना किसी हुकूमती मदद के सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है वो है IT इंडस्ट्री। 2021 में IT इंडस्ट्री ने 47% ग्रोथ दिखाई और 2022 में 28%। फ्रीलांसर्स और डेवलपर्स मुल्क में अच्छे खासे डॉलर्स लेकर आते हैं, और ये टेक्सटाइल मिल वालों की तरह एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी भी नहीं मांगते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको तंग करने के बजाय इनको फैसिलिटेट करे, इनको अच्छा इंटरनेट दे, इनके बैंक अकाउंट खोले, और ये जो बार बार बिजली की लोड शेडिंग होती है इस पर ज़रा हाथ हौला रखे। दूसरा, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाए। डिजिटल नोमैड्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो दुनिया में कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए या यूट्यूबर्स हो गए। इंडोनेशिया ने मेरे ख्याल में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसकी वजह से जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो बाली में जाकर रहते हैं, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में काम भी करते हैं। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने पैसे स्पेंड भी वहाँ पे करने होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। पाकिस्तान भी कोई इसी तरह की कोई पॉलिसी बनाकर इससे फ़ायदा उठा सकता है। भाई, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो इंडिया है, ना अफगानिस्तान और ना अमेरिका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की एलीट है, चाहे वो मिलिट्री एलीट हो, पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक एलीट।
और ये बात मैं बिल्कुल भी जज्बात की बुनियाद पर नहीं कर रहा, बल्कि नंबर्स की बुनियाद पर कर रहा हूँ। मैं UNDP की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के एलीट 17.4 बिलियन डॉलर्स की मराहत हुकूमत से लेती हैं, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। पाकिस्तान के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट से 370 अरब रुपए की मराहत लेते हैं। जो पाकिस्तान में कॉरपोरेशन हैं वो 724 अरब रुपए की मराहत लेती हैं। इसी तरह हाई नेट इंडिविजुअल जो हैं वो 368 अरब रुपए की मराहत हुकूमत से लेते हैं। और जो मिलिट्री बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट उनको 257 अरब रुपए की मराहत देती है। सो किसी ने दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान इज ए वेलफेयर स्टेट बट ओनली फॉर रिचेस। इसी तरह मैं तलत हुसैन की एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो दिखा रहे थे कि एक वजीर साहब के नाश्ते के लिए 4 सरकारी गाड़ियां आई हुई थी, जिनमें बावर्दी लोग भी मौजूद थे। ये वो गवर्नमेंट है जो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए आई थी, और इसने सारा बर्डन अवाम पर ट्रांसफर कर दिया है, मगर अपनी इनकी शाह खर्चियां खत्म नहीं हो रही। और भाई अब जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान का आगे बढ़ना तकरीबन इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है उसको काम करने नहीं दिया जाता, और हर 2 साल बाद उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, जिस प्राइम मिनिस्टर को निकालने का बंदोबस्त किया जा रहा हो, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तगोदो करेगा या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएगा? इसलिए पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत मिलना बहुत जरूरी है। अवाम जिसे भी इलेक्ट करे उसे 5 साल पूरे करने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। अगर पिंडी बॉयज न्यूट्रल हो गए हैं तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू कहना चाहिए, और फिर उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि भाईजान अब आप न्यूट्रल ही रहें। ये जो आप बार बार तजर्बात करते हैं, काइंडली ये बंद करते हैं। पाकिस्तान इस्लाम की तजर्बा गाह है, पिंडी की नहीं।